शिक्षा में स्वायत्ता। अध्याय 14। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। भारतीय शिक्षा के इतिहास से हमें ज्ञात ज्ञान होता है कि अति प्राचीन काल से ही शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व एवं उस पर नियंत्रण आचार्यों एवं विद्वानों का रहा है। गुरुकुल आश्रमों एवं विश्वविद्यालयों को राज्य की ओर से आर्थिक अनुदान प्राप्त होता था। प्राय राज्य की ओर से शिक्षा संस्थाओं के लिए गांव लगा दिए जाते थे, अर्थात उन गांवों में संकलित राजस्व का उपयोग गुरुकुल के संचालन के निमित्त होता था। इतना सब करने के पश्चात भी राजा का संस्था की व्यवस्था एवं कार्य संचालन से कोई संबंध नहीं था। राजकुमारों को भी छात्र के रूप में अन्य छात्रों के समान ही रहना होता था। उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती थी। उन शिक्षा संस्थाओं में विचार विमर्श करने एवं अंतिम निर्णय देने के लिए परिषद नामक संस्था बहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। सामान्यतः परिषद का गठन 10 सदस्यों के द्वारा होता था। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार इन 10 सदस्यों का संयोजन इस प्रकार था। 4 वेदों के पूर्ण ज्ञाता यानी कि 4 सदस्य, धर्मशास्त्रों के पंडित 3 सदस्य, ब्रह्मचारी जो छात्र हो, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ तीनों में से एक एक प्रतिनिधि, ये 3 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 10 सदस्य होते थे। इस प्रकार परिषद के सदस्यों में वेद तथा धर्म सूत्रों के विद्वानों के अतिरिक्त छात्र, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहते थे। परिषद जैसी उच्च संस्था में छात्रों का प्रतिनिधित्व शिक्षा के इतिहास में एक विशिष्ट महत्व रखता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में छात्र समाज को वह सामाजिक सम्मान प्राप्त था जो कि आज के तथाकथित प्रजातंत्रात्मक युग में भी अभी तक उसे अप्राप्य है। वर्तमान शिक्षा की स्थिति। वर्तमान भारत में विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी कहे जाते हैं, किंतु इनकी स्वायत्तता नाम मात्र की है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, जो सरकार के अभिन्न अंग और राजनीति व्यक्ति की होते हैं। उनके अधिक उनके विधान बनाकर सरकारों ने विश्वविद्यालयों के अनेक अधिकार स्वयं ले रखे हैं। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने मैसूर में आयोजित अपने 41वें वार्षिक सम्मेलन में विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को प्रभावित करने वाले राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विधानों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया है। कोठारी शिक्षा आयोग ने भी विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता के महत्व का आग्रह पूर्वक प्रतिपादन किया है। प्राय सभी शिक्षा शास्त्रियों एवं शिक्षा आयोगों ने विश्वविद्यालयों के चारों क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का बल दिया है। शिक्षकों का चयन एवं नियुक्तियां। दूसरा, पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु निर्धारण, शिक्षण पद्धति एवं अनुसंधान के क्षेत्रों का चयन तथा विद्यार्थियों का चयन। इसके विपरीत राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालयों के अनेक कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है। मध्य प्रदेश, आंध्र एवं बिहार राज्यों की सरकारों ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्तियों का अधिकार लोक सेवा आयोग को सौंप दिया है। छात्रों की चयन प्रक्रिया में भी सरकार विभिन्न प्रकार के आरक्षणों के प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ाकर विश्वविद्यालयों के कार्य में हस्तक्षेप करती रहती है। कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार प्राय सभी राज्य सरकारों ने एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के केंद्रीय सरकार ने ग्रहण कर लिए हैं। इस प्रकार भारत में विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता नाम मात्र की रह गई है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बन गए हैं तथा उसमें शैक्षिक वातावरण प्राय समाप्त हो गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर तो सरकार का लगभग पूर्ण नियंत्रण है। शिक्षक की नियुक्तियां, पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, परीक्षाओं का संचालन आदि कार्य सरकार के द्वारा अथवा उसके अधीनस्थ शिक्षा बोर्डों के माध्यम से संपन्न होते हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विशाल भौतिक ढांचा खड़ा हुआ है, किंतु उसमें आत्मा लुप्त है।
शिक्षक, आचार्य, प्राचार्य सभी प्रकार की दासता से ग्रसित है। शिक्षा संस्थाओं के पवित्र स्थल राजनीतिक नेताओं की पूजा के स्थल बने हुए हैं। राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक सरकारी कार्यालयों के द्वारा पर ठोकरे खाते फिरते हैं। कार्यालयों के इंद्र भवनों से शिक्षकों को उनके अधिकार भेंट चढ़ाने के पश्चात भिक्षा के रूप में मिलते हैं। इस सरकारी तंत्र में शिक्षक का सम्मान और विद्या का मूल्य खो गया है। अनुभव यह बता रहा है कि जैसे जैसे शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शिक्षा समाप्त होती जाती है। प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा नाम की वस्तु दिखाई नहीं देती। शिक्षा आंतरिक प्रेरणा और स्वतंत्रता के वातावरण में पल्लवित और पुष्पित होती है, बाहरी दबाव और परतंत्रता में नहीं। सरकारी नियंत्रण से मुक्त शिक्षा व्यवस्था हो। भारत में लोकतांत्रिक दलीय शासन व्यवस्था है। ये उपयुक्त भी है। इस पद्धति में विभिन्न विचारधाराओं के राजनीतिक दल चुनाव में जीतने पर शासन संभालते हैं। उस स्थिति में शासन से नियंत्रित शिक्षा की नीति राजनीतिक दलों को विचारधारा के अनुसार निर्धारित होती है। प्रति 5 वर्ष पश्चात दलीय सरकारें बदलती रहती है और शिक्षा की नीति में भी परिवर्तन होता रहता है। परिणामतः राष्ट्रीय शिक्षा की नीति एवं व्यवस्था की जड़ें जम नहीं पाती। यही नहीं, एक दल की सरकार होने पर भी शिक्षा मंत्री बदलते रहते हैं और शिक्षा नीति भी उस मंत्री के साथ बदलती रहती है। भारत में शिक्षा के साथ यह खिलवाड़ स्वतंत्रता प्राप्ति से निरंतर हो रहा है। इसका परिणाम हमारे सामने है। आज शिक्षा जगत में राजनीतिक क्षेत्र के समान ही अस्थिरता एवं अराजकता व्याप्त है। यह राष्ट्रीय अनिवार्यता है कि शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखा जाए। भारत में शिक्षा सरकार की दासी के रूप में रहकर कभी राष्ट्रीय उन्नति का साधन नहीं बन सकती। न्यायपालिका के समान शिक्षा की स्वतंत्र व्यवस्था हो। यह आवश्यक है कि देश में शिक्षा की को भी न्यायपालिका के समान स्वतंत्र व्यवस्था हो। इसके लिए देश के संविधान में परिवर्तन अपेक्षित है। जिस प्रकार न्यायपालिका की संपूर्ण व्यवस्था का आर्थिक भार सरकार वहन करती है, उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था का आर्थिक दायित्व सरकार को संभालना होगा। परंतु उसे शिक्षा क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का उसी प्रकार अधिकार नहीं हो, जिस प्रकार न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस व्यवस्था से ही भारत की शिक्षा वर्तमान संकट से मुक्त हो सकती है। आचार्यों एवं शिक्षाविदों के द्वारा नियमन। यह सत्य है कि कोई भी व्यवस्था नियमन के बिना नहीं चल सकती। शिक्षा व्यवस्था के लिए भी नियमन आवश्यक है, किंतु शिक्षा क्षेत्र का नियमन आचार्यों एवं शिक्षाविदों के द्वारा हो। इसके लिए शिक्षा स्तर से लेकर राज्य स्तर और जनपद स्तर तक प्राचीन भारत की समान परिषदें गठित की जाए, जिनके सदस्य आचार्य एवं विद्वान रखे जाएं। समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं वरिष्ठ छात्रों का प्रतिनिधित्व भी उससे हो। विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न विद्यापीठों की व्यवस्था के लिए उनके स्वतंत्र परिषद हो। शिक्षा संस्थाओं की प्रबंध समितियों में शैक्षिक क्षेत्र के व्यक्तियों का बहुमत हो। वर्तमान में शिक्षा संस्थाओं की प्रबंध समितियों में अधिकांश ऐसे सदस्य होते हैं जिनको शिक्षा की पद्धतियां एवं सूक्ष्म तत्वों का साधारण ज्ञान भी नहीं होता है। प्रबंध समितियों में प्राय वे व्यक्ति सदस्य होते हैं जो शिक्षा संस्थाओं को दान देते हैं। दान के बदले में वे व्यक्ति प्रबंध समिति के अध्यक्ष अथवा प्रबंध बनकर शिक्षा संस्थाओं पर शासन करते हैं तथा शिक्षकों एवं आचार्यों को निर्देश देते हैं। अनेक स्थानों पर राजनीतिक व्यक्ति प्रबंध समितियों पर अधिकार जमा लेते हैं और उनके कारण शिक्षा संस्थाएं राजनीति के अड्डे बन जाती है। अतः इस प्रकार के नियमन बनने चाहिए जिससे प्रबंध समितियों में आचार्य एवं विद्वानों का बहुमत हो। प्रबंध समितियों के सदस्यों को यह अनुभूति होना भी आवश्यक है कि उनका कार्य शिक्षा की व्यवस्था में योगदान करना है, जिससे आचार्य अपना शिक्षण का कार्य भली प्रकार कर सके। प्रबंधक या प्रबंधन समिति के सदस्य आचार्यों के अधिकार नहीं है
वरन उनके सहयोगी हैं। प्राय यह देखने को मिलता है कि सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति धन के बल पर प्रबंधक बन जाते हैं और वे प्रधानाचार्य या आचार्य को अपना अधीनस्थ कर्मचारी समझकर उनके साथ व्यवहार करते हैं। यह स्थिति शिक्षा के लिए पोषक नहीं है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सरकारी कोष से न्यायाधीशों को वेतन मिलता है, किंतु न्यायाधीश राष्ट्रपति के अधीनस्थ नहीं होते। न्यायालय में राष्ट्रपति को भी यदि उपस्थित होना होता है, तो उनके साथ भी उनके नागरिकों के समान ही व्यवहार किया जाता है। प्रबंधों का आचार्य प्रबंधकों का आचार्यों एवं प्रधानाचार्यों के साथ इसी प्रकार का संबंध अपेक्षित है। शिक्षा संस्था में प्रधानाचार्यों एवं आचार्यों का स्थान सर्वोपरि है। आचार्यों को इस गरिमा की सुरक्षा शिक्षा एवं विद्यार्थियों के हित में आवश्यक है। उपसंहार, हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनेक विडंबनाएं पल रही है। राष्ट्र और शिक्षा के संबंध में सही दृष्टिकोण अपनाकर ही इन विडंबनाओं से मुक्ति मिल सकती है और शिक्षा को राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बनाया जा सकता है। सभ्यता के युग में शिक्षा ही राष्ट्र की उन्नति का मार्ग है। विद्या को राष्ट्रीयता का विधायक तथा राष्ट्रीयता का समांतर मूल्य मानने पर ही शिक्षा की फलदायक व्यवस्था संभव हो सकती है। हम राष्ट्र और विद्या के सेवक बनकर ही राष्ट्र निर्माता बन सकते हैं। इसके लिए नेता, अधिकारी एवं आचार्य तीनों को अपनी व्यक्तिगत महिमा का दंभ छोड़कर होगा। तभी हमारी शिक्षण संस्थाएं राष्ट्र निर्माण के तीर्थ होगी और विद्यार्थियों को राष्ट्र की विभूति मानकर उन्हें अभ्युदय की दिशाओं से प्रेरित कर सकेगी।